हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको जो भी न्यूज़ आर्टिकल है उसका समरी समझा दूंगा और बाकी जो भी इसके वैल्यू एडिशन है और जो भी न्यूज़ आर्टिकल में आया है उसके अलावा भी जो वैल्यू एडिशन होता है वो इसमें दे दिया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। प्लस उसका जो भी आपका लिंकेजेस है वो भी दिखाया है, पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दिखाया गया है और साथ में जो ज़रूरी डेटा है वो भी सब्सटेंशिएट किया गया है और इसी के साथ एनसीईआरटी का कैसा लिंकेजेस है वो भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक बात करता है इंडियन इंडस्ट्री नीड्स इनोवेशन। तो अभी इंडिया की जो इंडस्ट्री है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, उसमें ये देखा जाता है कि इनोवेशन में कम ध्यान दिया जाता है और आपके जुगाड़ू मेंटालिटी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ज़्यादातर क्या किया जाता है कि जो हमारे वर्कर है, लेबर है, उनको हार्श वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है कि उनको ओवर टाइम करना होता है, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस हिसाब से उन लोगों को जो उनका वेजेस होता है वो नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी है वो घटता है और हमारा इंडस्ट्री में जो आपका नया इनोवेशन आना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो देखा नहीं जाता है और इसीलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट होता है वो लेस कम्पिटिटिव होता है इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसीलिए क्या ये आर्टिकल क्या कहता है कि एक तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें इनोवेशन लाना है और दूसरा जो भी लेबर है, वर्कर है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको घटाना है। तो आज अगर हमारे इंडिया के जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जितने भी लेबर है, उन लेबर को पहला तो क्या किया नहीं जाता है, ऑन पेपर बहुत लेबर को दिखाया नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द लेबर आपके इनफॉर्मल रहते हैं, उनका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता है, जो मिनिमम वेज उनको पे करना होता है वो नहीं मिलता है, जो बोनस उनको देना होता है वो उनको नहीं जाता है। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में जैसे आपके मैटरनिटी बेनिफिट हो गए, फिर प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न हो गया और फिर आपका इंश्योरेंस का प्रोविज़न हो गया, इन चीज़ों से उनको वंचित कर दिया जाता है। तो इसमें दो मुद्दे के ऊपर बात किया गया है। एक तो कैसे हमारा इंडस्ट्री जो है वो कैसे इनोवेशन को प्रमोट कर सकती है, उससे कैसे फर्दर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी लेबर और वर्कर काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशन को अच्छा करना है, उनको ऑन पेपर हायर करना है ताकि उनका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो दिया जा सके, ताकि लेबर जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जब तक ऑन पेपर हायर नहीं किया जाएगा तब तक जॉब का फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और जो भी वर्कर है, लेबर है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा और उनका अगर कमाई कम होगा तो वो कैसे आपका मार्केट में डिमांड जनरेट करेंगे। तो ये सभी मुद्दे जरूरी हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है, आपको फर्दर जितना आप लिंक कर सकते हैं उतना आपको लिंक करना है इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी फ्रेम कर सकती है और कौन से लेबर लॉ रिफॉर्म लाए गए हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैसे फॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ग्लोबल कंपैरिजन क्या है, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। और जो भी आपके एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, उनका लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है, एक्सेसिव वर्किंग जो आवर है, वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ये एथिकल कंसर्न बन जाता है। तो ये एथिक्स में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको दो चार पॉइंट ही इसमें बता रहा हूँ। तो ये एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में से क्वेश्चन डिफरेंट पेपर में बन सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको इसको पढ़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपका एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी इसमें दे दिया गया है, मॉडल आंसर फ्रेमवर्क, और कैसे कीवर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है उसको कैसे फॉर्मलाइज किया जा सकता है। फिर गीग इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, जो क्या है आपका सेमी फॉर्मल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग है। उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्टिविटी वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछा जाता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर इज़ नॉट इक्वल टू हायर इफिशिएंसी। हमें लगता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर होने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लोगों का प्रोडक्टिविटी घटता है। तो इसीलिए क्या है,
जो वर्किंग आवर है उसको शॉर्ट रखना ज़रूरी है ताकि हायर इफ़िशियंसी आए। तो इफ़िशियंसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। तो उस चीज़ों को इसमें ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन या फिर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं इसमें। तो आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा आर&डी को हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में। फिर आपका रिड्यूस करना पड़ेगा डिपेंडेंस ऑन लो कॉस्ट लेबर, क्योंकि ये लेबर की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर जो लेबर है उनका जो जॉब है उसको फॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी दिया जा सके। फिर आपका एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि एमएसएमई सेक्टर क्या कर सके और आपका इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्शन कर सके। फिर स्किल डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा, क्योंकि अभी हमारे देश में ऑन जॉब स्किल ट्रेनिंग ही होता है, पहले स्किल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक क्या है, दिक्कत है, स्किल गैप देखा जाता है। तो इसको एड्रेस करना होगा। और ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अगर कॉम्पिटिटिव बनना है ग्लोबल लेवल में हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपना जो इफ़िशेंसी है, जो क्वालिटी है, उसको इंक्रीज़ करना होगा। तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग टैलेंट शॉर्टेज, ग्लोबल चैलेंज, इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। तो अभी ग्लोबल लेवल में टैलेंट ह्यूमन रिसोर्स का जो पूल है उसका शॉर्टेजेस देखा जा रहा है और जाने वाला है, और ये बढ़ेगा भी बाय 2030, क्योंकि अभी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें आपका इनोवेशन आ गया, एआई आ गया, ब्लॉकचेन आ गया और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रोबोटिक्स आई है। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए लोगों को स्किल्ड होना पड़ेगा, इसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल में होगा। तो इंडिया के लिए ये कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इंडिया क्या है, अभी लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टेज में है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। तो इस यंग पॉपुलेशन को अगर हम समय रहते ही इसको स्किल कर सके, ट्रेनिंग दे सके इनको, तो ये क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल में आपके जो वर्कर शॉर्टेजेस है, टैलेंटेड वर्कर का जो शॉर्टेज है उसको फिलअप कर सकता है। इससे क्या होगा, एक ग्लोबल इकोनॉमी लेवल में भी ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, प्लस इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी शॉर्ट आउट होगा। तो इसमें कुछ डेटास दी गई है कि बाय 2030 आपका 85.2 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स का ज़रूरत होगा। तो इस और ये अगर टैप किया जा सकता है तो लगभग 8.45 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा मिलेगा। तो इन चीज़ों को क्या करना है, टैप करना है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अगेन क्या आ जाता है, आपका हमारा जो डेमोग्राफी है उसको स्किल्ड करने के बारे में आ जाता है। अगर स्किल्ड ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा, उससे जो प्रॉफिट है हम वो अगर नहीं ले सकते हैं अभी, तो बाद में ये सभी जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीज़न बन जाएंगे, तो इनको मेंटेनेंस करने के लिए बाद में क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाएगा, एक बर्डन सा क्रिएट हो जाएगा हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में, बजट में। तो इसीलिए क्या करना है, अभी जो हमारे पास शक्ति है उस शक्ति को, उस पोटेंशियलिटी को बढ़ाना है, उसको स्किल्ड करना है, अच्छा एजुकेशन देना है, और अपना देश का मार्केट को भी ठीक करना है, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, और ग्लोब में भी जो डिफरेंट नेशन है उनकी जो स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और इसमें जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस दिए जा सकते हैं सभी चीज़ों को इसमें समेटा गया है। तो डिफरेंट नेशन में, डिफरेंट एरियाज़ में, रीजन में आपके स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, यूरोप में सर्विसेज, हेल्थ केयर, आईटी, एआई ड्रिवन सेक्टर में, ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो इन सभी सेक्टर में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम स्किल्ड करके इन जगह में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ग्लोबल लेवल में एज वेल एज डोमेस्टिक लेवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो भी पॉसिबल पॉलिसी रिकमेंडेशन है, वे फॉरवर्ड है, वो चीज़ें इसमें दी गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसी के साथ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर दिया गया है।
अगला जो आर्टिकल है वो दो पेन किलर ड्रग्स के एक्सपोर्ट को लेके, ड्रग्स मतलब इसमें मेडिसिन के बारे में कहा गया है। तो आपके ये दो मेडिसिन है, इन दो मेडिसिन को क्या किया जा रहा है, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। एक है आपका टेपेंटाडोल और एक है कैरिसोप्रोडोल। तो ये कैरिसोप्रोडोल जो है और ये टेपेंटाडोल जो है, इसके ऊपर बैन लगाया है एक्सपोर्ट में। स्पेशली ये ड्रग्स आपके अफ्रीका में जाती है। तो अभी इन ड्रग्स में क्या है आपका, इसमें ओपियोइड इस्तेमाल किया जाता है, जो नशीला पदार्थ है, जो पेन किलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी ये क्या कर सकता है, आपके अफ्रीकन रीजन में इनका लत लग सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल में खराब हो जाएगा। तो इसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपका इस एक्सपोर्ट में बैन लगाया गया है। ओके, तो अभी क्या है आपका हमारा ये जो भी फार्मास्यूटिकल लेवल में हमारा अचीवमेंट कितना है, फिर हम कैसे वर्ल्ड का फार्मेसी बनने जा रहे हैं। तो अभी जैसे हम वर्ल्ड का फार्मेसी बनने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही एथिकली चीज़ों को देखना होगा, बहुत ही रेस्पॉन्सिबली हमारा जो ग्लोबल फार्मेसी का रोल है वो प्ले करना होगा। और इसमें हमारा जो मिनिस्ट्री है एज वेल एज जो आपका रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सो CDSCO, इनको एक रोल प्ले करना होगा ताकि हमारा इमेज ग्लोबल लेवल में ख़राब ना हो। क्योंकि पास्ट में देखा गया है जो भी कप सिरप आपके वेस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट की गई थी, उनमें डिफेक्ट्स थी, जिसके वजह से आपके अफ्रीका के पॉपुलेशन के हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ा था। उससे हमारा जो इमेज है ग्लोबल लेवल में टार्निश हुआ था। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा इनमें, और हमारा जो ग्लोबल इमेज है उसको बचा के रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें जो भी चीज़ें वैल्यू ऐड की जा सकती थी वो इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये भी आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्कस द एथिकल कंसर्न इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर 2023 में हाउ डज द मिसयूज ऑफ ओपियोइड्स अफेक्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन मिटिगेटिंग दिस क्राइसिस। तो अभी ये जो भी क्राइसिस पास्ट में हुआ था और अभी होने वाला है इन फ्यूचर, उसको हमें मिटिगेट करना पड़ेगा। इसीलिए इन दो मेडिसिन में, इन दो पेन किलर में बैन लगाया गया है। ओके, बाकी इसमें आपका इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स दिया गया है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी। तो जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है, जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देने से नहीं होगा। ओके, इससे हमारा इमेज खराब होता है। तो वो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें एक मॉडल आंसर का फ्रेमवर्क भी दिया गया है, और इसी के साथ हम क्या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं एग्जाम में, कि स्ट्रेंथन करना होगा ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। फार्मेसी के सेक्टर में हमें विजिलेंस रखना होगा, ड्रग्स को मॉनिटर करना होगा। फिर आपका कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत जो भी आपके रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनको मान के चलना होगा। फिर पब्लिक अवेयरनेस फिर जनरेट करने होंगे ताकि ड्रग अब्यूज़ को रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वुमेन अचीवर्स टू टेक चार्ज ऑफ पीएम्स सोशल मीडिया अकाउंट फॉर अ डे। तो हाल ही में मोदी साहब ने मन की बात में जो डिफरेंट मुद्दे हैं उन पे हाईलाइट किया है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप को लेके, और वुमेन के जो भी अचीवमेंट है उनको दर्शाया है। और ये भी कहा है कि जो पीएम साहब का सोशल मीडिया हैंडल है उनको वुमेन अचीवर्स को दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो अचीवमेंट है उसको पीएम सोशल मीडिया अकाउंट में दर्शा सके। तो ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। इसी के साथ हमारा
स्पेस सेक्टर में जो ग्रोथ है उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया, फिर एआई में जो एडवांसमेंट है उसको हाईलाइट किया, फिर स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट को हाईलाइट किया, फिर वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल कंजर्वेशन एफर्ट को हाईलाइट किया, फिर बोर्ड एग्ज़ाम एनकरेजमेंट जो परीक्षा पे चर्चा है उसको हाईलाइट किया। तो अभी क्या है, ये जो भी मुद्दे उन्होंने हाईलाइट किए हैं ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनका जो फैक्ट होगा वो प्रीलिम्स के लिए, जो कंसेप्ट है वो मेंस के लिए ज़रूरी रहने वाला है। तो आपको ये सभी चीज़ें कवर करनी होगी। बाकी इसमें जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है वो इसमें कर दिया गया है। तो वुमेन रोल इन नेशन बिल्डिंग, तो नेशन बिल्डिंग में वुमेन का रोल कैसा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, एनी बेसेंट हो, फिर आपका हंसा मेहता हो, फिर आपका और जो भी वुमेन लीडर्स है उन सभी का क्या रोल रहा है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए मुझे इन्हीं का नाम याद आ रहा है। तो ये आप इसका और भी वैल्यू एडिशन फर्दर कर सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग व्हाट हैज़ एससी प्रीवियसली रूल्ड ऑन गैग ऑर्डर। तो गैग ऑर्डर्स क्या होता है, जब कोई स्पीच हमारा जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसका देखा जाता है कि जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो एससी उसमें क्या करती है, गैग ऑर्डर्स पास करती है कि फलाना या फिर अंटिल ये फर्दर ऑर्डर जो भी इंडिविजुअल है वो जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हाल ही में जो रणबीर अलाहाबादिया का केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर पास किया, जिसमें रणबीर अलाहाबादिया और उनके टीम को ये कहा गया कि फर्दर नोटिस तक वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। तो अभी ये कितना दूर सही है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, क्योंकि प्रीवियसली जो गैग ऑर्डर्स थे वो डिफरेंट थे और अभी के जो गैग ऑर्डर है वो थोड़े डिफरेंट है कि बेल के लिए उनको उनके ऊपर गैग ऑर्डर्स लगाए गए हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाला गया है। तो ये कितने दूर जस्टिफाई है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होगा। तो इस रिलेटेड डिस्कशन अब तक हमने लगभग 10 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, तो उससे उसी का ये वैल्यू एडिशन है। ओके, तो फर्दर इसमें आप ये सभी चीज़ों को ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो जो अगला आर्टिकल है, व्हाई हैज़ द यूजीसी केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स बीन डिसकंटिन्यूड। तो यूजीसी का केयर लिस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके जर्नल्स पब्लिश किया जाता है बाय डिफरेंट पब्लिशर्स तो उसको लिस्ट किया जाता है। लेकिन अभी इसको क्या किया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ताकि आपका जो जर्नल पब्लिशिंग है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। तो उसी को लेके अभी चिंता जताई जा रही है कि ये जो भी डिसकंटिन्यूएशन है इससे आपके जो भी जर्नल पब्लिकेशन है उसमें बुरा असर पड़ेगा और जो जर्नल्स के क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन यूजीसी ने ये चीज़ें कही है कि ये आपका चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए किया गया है, क्योंकि यूजीसी केयर का जो लिस्ट है अगर उसको आपका रखा जाए, रिटेन किया जाए तो उससे आपका डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ये चीज़ें रहती है। तो इसको आपका डिसकंटिन्यू इसीलिए किया गया ताकि हायर एजुकेशन में क्या किया जा सके, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। और ये जो एनईपी का ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करने के लिए किया गया है। तो ये भी आने वाले समय के लिए ज़रूरी रहेगा कि जो भी यूजीसी केयर लिस्ट ऑफ जर्नल है उसके डिसकंटिन्यू करने से आपके जो रिसर्च है उसके क्वालिटी में कैसा असर पड़ सकता है और ये कितना दूर सही है। ओके, तो इसी के इसका दोनों साइड ही आपको देखना होगा, इसका पॉजिटिव साइड भी है, इसका नेगेटिव साइड भी है। तो ये हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, पास्ट के क्वेश्चन भी इसमें कहीं दिखाए गए हैं। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 2023 में पूछा गया था। फिर आपका 2022 में पूछा गया था, हाउ कैन हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स इम्प्रूव रिसर्च क्वालिटी इन इंडिया। तो ये अभी जो डिसकंटिन्यू किया गया है यूजीसी केयर लिस्ट, इससे आपका हायर एजुकेशन में क्या है,
जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसको इम्प्रूव करने के ऑब्जेक्टिव से ही किया गया है। तो ये कितना दूर इम्प्रूव करेगा, क्या क्या इसमें चैलेंजेस है वो देखना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हायर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका हायर एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, ओके, फिर ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ न्यू एज ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो साम्राज्यवाद का एक नया एज चालू होने वाला है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। तो अभी इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि 1945 के बाद वर्ल्ड में क्या था, एक रूल बेस्ड ऑर्डर चालू हो गया था। याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम आया था, जिसके तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आया था, जो क्या करती थी, पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसी को देखती थी, ओके, वर्ल्ड को हेल्प करती थी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। फिर जिस देश को लोन चाहिए होता था उसको लोन दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंट में क्या देखा जा रहा है कि आपका डोनाल्ड ट्रंप के चुन के आने के बाद वर्ल्ड में आपका ऐसा हालत है कि यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जैसे यूएन को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, नेटो को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, फिर आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, फिर जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तो अगर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिसरिगार्ड किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, जो आपका मल्टीलैटरलिज्म है उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, और सभी नेशन अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें एक केओस क्रिएट कर देगा। तो कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन जो हमने पास्ट में डिस्कशन किए थे अबाउट यूनिलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेसेसरी इन्फ्यूजन। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इन्फ्यूज करने वाली है रुपीस आपका $10 बिलियन थ्रो अ लॉन्ग टर्म करेंसी स्वैप ऑक्शन टू एड्रेस लिक्विडिटी कंसर्न। तो अभी देखा जा रहा है कि आपके फेडरल रिजर्व ने जब से इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, टैक्स कट दिया है, तब से जो हमारा इंडिया में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से आपका अपना इन्वेस्टमेंट हटा के यूएसए में लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डॉलर का शॉर्टेजेस हो रहा है, और जो हमारा करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन देखा जा रहा है, जो हमारे इकोनॉमिक हेल्थ के लिए सही नहीं है। इससे हमारा क्या है, जब इंडिया का करेंसी डेप्रिशिएट होता है उससे हमारा इंपोर्ट प्राइस बहुत बढ़ जाता है, और हमारा देश इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है। तो अभी क्या है, करेंसी जो शॉर्टेजेस है स्पेशली डॉलर का, तो उसको फिलअप करने के लिए ये करेंसी स्वैप ऑक्शन किया जा रहा है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व तो है, लेकिन उस फॉरेक्स रिजर्व को अगर हम खर्च कर देंगे तो इन फ्यूचर हमारी क्या होगी, आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दिक्कतें आएंगी, इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आएंगी, हमारा इकोनॉमी का जो क्रेडिबिलिटी है वो घटेगा। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, करेंसी स्वैप कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया का जो रुपी करेंसी है उसके बदले डॉलर को इन्फ्यूज़ कर सके मार्केट में, और मार्केट में जो लिक्विडिटी आपका शॉर्टेजेस देखा जा रहा है उसको टैकल किया जा सके। उसी के साथ आपका इंडिया में जो भी इकोनॉमिक आपके इनकन्सिस्टेंसीज देखी जा रही है, वल्नरेबिलिटी देखी जा रही है, उसको टैकल किया जा सके और लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, ये आर्टिकल आया है। तो इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन रखती है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो करेंसी स्वैप के बारे में पूछा जा सकता है, फिर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस में बात करता है अबाउट जो फॉरेन एड होता है। तो फॉरेन एड कैसे एक देश के अंदर आपका जो देश का सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, उसको चैलेंज कर सकता है,
देश का जो स्टेबिलिटी है उसको इनस्टेबल कर सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे भारत एक रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन एड की जगह आज के समय पे आपका डोनर के देश के हिसाब से काम कर रहा है। तो हमारा देश क्या करता है, नेबरहुड पॉलिसी के तहत, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत डिफरेंट नेशन को हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे नेबरहुड पॉलिसी में हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में। तो इससे क्या होता है, हमारा सॉफ्ट पावर डेवलप होता है। लेकिन इसका एक मुद्दा ये भी है कि ये जो भी फॉरेन एड है जो हम रिसीव करते हैं या किसी को देते हैं, इसमें हमारा अनएथिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ना तो हमें किसी देश का जो उसका उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको बिगाड़ना चाहिए, ना ही हम जो रिसीव करते हैं उससे उस पैसे का ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि उससे हमारा देश का सोवरेनिटी, हमारा देश का सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर करे। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। फिर जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत कैसे एनजीओ के जो भी फॉरेन फंडिंग आते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, फिर कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना होता है, ताकि ये पता चले कि ये पैसे खर्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्रम्प टैरिफ सेट टू चार्ज अप। तो अभी ट्रम्प साहब ने कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, फिर आपका मैक्सिको के ऊपर ट्रेड जो भी बैरियर है वो क्रिएट किया है बाय इंक्रीजिंग टैरिफ। तो इंडिया को भी ट्रम्प साहब लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक मुद्दा ये बन जाता है कि हमें अभी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि हम वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ इम्पोजिंग नेशन है। तो इन फ्यूचर ये प्रोबेबिलिटी आ जाता है कि हमारे जो भी एक्सपोर्ट है यूएसए में, तो लगभग हम टोटल एक्सपोर्ट का 17% यूएसए को ही एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट है हमारा यूएसए। तो अभी क्या है, यूएसए अगर टैरिफ हाइक करता है तो हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हार्म करेगा, हमारा जीडीपी को हार्म करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म करेगा। तो इसीलिए अभी इतना बल्क में हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। तो उसके लिए हमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक है विथ यूके एंड यूरोपियन यूनियन, इसके उपरांत आपके एशियन नेशन के साथ, अफ्रीका के साथ, ये हमें बढ़ाना होगा ताकि हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। नहीं तो हमारा जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली आपके टेक्सटाइल पे, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। तो इसको हमें टेकल करना होगा जितना जल्दी हो सके। तो उसी रिगार्डिंग इसमें सजेशंस दिए गए हैं। तो इन फ्यूचर ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है आर वी बैक टू पॉलिसी पैरालिसिस। तो इसमें अभी पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, जब हमारा पार्लियामेंट डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं ले सकता है या फिर नहीं ले रहा है डिफरेंट रीज़न की वजह से, या फिर पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है। जो पास्ट में देखा गया था कि 2004 से लेके 2014 तक जो यूपीए 1 और 2 गवर्नमेंट था, उसमें 1 में तो लगभग पॉलिसी देखी गई थी, जैसे एमजी एनरेगा था, फिर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था। लेकिन आपके जो यूपीए 2 था 2009 से 14 तक, उसमें पॉलिसी पैरालिसिस, डिफरेंट स्कैम, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सभी देखे गए थे। तो उस समय पॉलिसी पैरालिसिस देखा गया था कि पॉलिसी नहीं ली जा रही थी गवर्नमेंट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो क्या अभी वैसा ही एक सिचुएशन है, क्योंकि लगभग अभी 9-10 महीने हो गए हैं, कोई नया पॉलिसी नहीं देखने को मिला है। और हमारा इकोनॉमी में भी आपका जो ग्रोथ है उसमें भी आपका इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है वो कम है, फिर शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो पॉलिसी इनिशिएटिव लेना है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं लिया गया है जिस लेवल पे लेना है। तो सिर्फ टैक्स कट देने से देश में ग्रोथ नहीं आ जाता है। तो ये थोड़ा इसमें क्रिटिसिज्म भी है, और प्लस जो सल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है, वो भी इसमें दर्शाया गया है। और एक कंपैरिजन भी दिखाया गया है यूपीए 2012-14 और एनडीए 2024-25 का।
क्योंकि एक पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन देखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है रिगार्डिंग पॉलिसी पैरालिसिस या फिर पॉलिसी इनर्शिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अभी क्या है, ये भी जो अभी रिसेंट अभी जस्ट हमने जो टॉपिक देखा था अबाउट आपका टैरिफ जो वार चल रहा है बाय ट्रम्प साहब, और ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, इंडिया को हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया का जो टैरिफ है यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इज़ इट ट्रू दैट इंडिया लेवीज हायर इम्पोर्ट टैरिफ ऑन यूएस इम्पोर्ट। तो ये सही है कि हम बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग हम 15.3% टैरिफ इम्पोज करते हैं ऑन यूएस इम्पोर्ट, और ये 19 में 11.6 था, 22 में और बढ़ गया। जबकि यूएस कितना इम्पोर्ट टैरिफ लगाता है इंडिया के एक्सपोर्ट में, 2.7 2019 में था, और ये जब हमने बढ़ा दिया तो उन्होंने भी 3.8 कर दिया। तो अभी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय पे ये टैरिफ 25% तक जा सकता है ऑन फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोबाइल के ऊपर। तो इससे क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसमें और अड़चनें और दिक्कतें आ सकती है, ये और एग्रीवेट हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, टाइम रहते ही टैकल करना है। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं विद यूके एंड यूरोपियन यूनियन, इन सभी को फाइनलाइज करना है, ताकि हम ये जो भी शॉक आने वाला है इस शॉक को एब्जॉर्व कर सके। नहीं तो हमारा इकोनॉमी में अभी वैसे ही आपका ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है, और इन फ्यूचर भी ये क्या करेगा और दिक्कतें खड़ी कर देगा। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है और अभी जो डिस्कस किया कुछ समय पहले आपका, ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक सिमिलर लाइन में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग प्राइस टू पे। तो इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, जिसको कंपटीशन एक्ट ऑफ आपके एक्ट के तहत फॉर्म किया गया है, तो इसका काम क्या है कि जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है मार्केट का उसको रेगुलेट करना है। तो आज के समय में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग लगाया जाता है, कैसे डीप डिस्काउंट दिया जाता है बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो उससे क्या होता है, बाकी जो और आपके व्यवसायी है उनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में एक फेयर कंपटीशन नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर होता है, और जो इस कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं वो आउट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, फ्यूचर में और मोनोपोलिस्टिक बढ़ जाएगा ई कॉमर्स का। तो उसको रोकने के लिए क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया रूल फ्रेम किया है कि कैसे जो प्राइस है, जो डीप डिस्काउंट है उसको कैसे टेकल किया जाए। जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि एक चीज़ का जो एक्चुअल प्राइस है उससे भी कम प्राइस में उसको बेच दिया जाता है बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ताकि क्या किया जा सके, बाकी जो कंपटीटर है उनको मार्केट से हटा दिया जा सके। तो ये क्या है, आपके कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, बाकी जो भी छोटे रिटेलर है उनके इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, और ये फेयर नहीं है, अनएथिकल है। तो ये जो भी अनएथिकल है, जो भी फेयरनेस इसमें नहीं है, उसको फेयर करने के लिए, एथिकल करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नया रूल लेके आई है। तो अभी ये जो नया रूल है इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन कर रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि आपका स्पेकुलेशन नहीं करना है, और जो एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे ही काम करना है। अगर एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है तभी क्या करना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को केस बेस एक्शन लेने हैं, आपका ब्लैंकेट एक्शन नहीं लेना है, जिससे क्या है आपका मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो जाए। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही आज का डिस्कशन का लास्ट टॉपिक था। तो कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।